उधर पाकिस्तान की बिगड़ती हालत के बीच तुर्की से आने वाली एक फ्लाइट में सिर्फ एक यात्री सफर कर इस्लामाबाद पहुंचा, जिसके बाद पाकिस्तान में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि कंगाल हो चुके देश में लोग अब आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि एक साल पहले जिस तुर्की से आने वाले किसी विमान में सीट नहीं मिलती थी, अब उन फ्लाइटों में यात्री नहीं मिल रहे हैं। तुर्की से इस्लामाबाद पहुंचे उस यात्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि वो जिस विमान में सफर कर रहा था उसमें उसके अलावा दूसरा कोई नहीं था। यानी तुर्की से कोई भी इन दिनों पाकिस्तान जाना नहीं चाहता। हालांकि पाकिस्तान से निकलकर दूसरे देशों में जाने वालों की कमी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की कंगाली। खराब नीतियों की वजह से पाकिस्तान की कई फैक्ट्रियों पर ताला लटक चुका है तो कई बंद होने वाली है और इसी वजह से वहां अफरा तफरी मची है। लोग पाकिस्तान से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन विमान कंपनियों की परेशानी है कि पाकिस्तान लौटने वाले यात्रियों की संख्या लगातार घटती जा रही है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस कंपनियों को भारी घाटा हो रहा है। कुछ विदेशी कंपनियों ने तो पाकिस्तान जाने वाली कई फ्लाइटें बंद भी कर दी हैं, क्योंकि उन्हें यात्री ही नहीं मिल रहे। मतलब पाकिस्तान के लोग ही अब अपने देश से किनारा कर रहे हैं। उन्हें दूसरे देशों में रहकर कोई भी काम करना मंजूर है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान लौटना नहीं चाहते। इस वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जमकर फजीयत भी हो रही है। इस बीच बदहाली की मार झेल रहे पाकिस्तान में कई पायलट वेतन कटौती और भारी भरकम टैक्स की वजह से देश छोड़कर चले गए। ये जानकारी वहां की संसद की उड्डयन मामलों की स्थायी समिति के सामने रखी गई, जिसमें पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। स्थायी समिति के सामने PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के CEO ने बताया कि उनके 15 पायलट देश छोड़कर जा चुके हैं। अब जितने पायलट वहां बचे हुए हैं उनमें करीब 150 तो ऐसे हैं जिन्होंने पैसे देकर पायलट का लाइसेंस खरीदा है। जबकि एक रिपोर्ट में इस बात का भी पता चला है कि पाकिस्तान के कई पायलटों ने फर्जी डिग्री के आधार पर लाइसेंस लिया था। असल में पाकिस्तान को बदहाली से उबारने के लिए वहां की सरकार भारी भरकम टैक्स लगाने की तैयारी में है। इसी बात की आशंका से अभी कई और पायलट भी पाकिस्तान को छोड़ने की फिराक में। वहां की संसद के उड्डयन मामलों की स्थायी समिति को ये जानकारी भी दी गई कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द वहां विमानों को उड़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। वहीं जापान के अखबार निके एशिया ने दावा किया कि पाकिस्तान ने कराची में अपने दोस्त चीन के नागरिकों के दफ्तर और दुकानों पर ताले लगाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और बीते कुछ वक्त में चीन के नागरिक आतंकियों और अलगाववादियों के निशाने पर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान पर चीन के नागरिकों की हिफाजत का जबरदस्त दबाव है। लेकिन जो पाकिस्तान अपने नागरिकों का पेट ही नहीं भर पा रहा, वो चीन के नागरिकों को सुरक्षा क्या देगा। इसलिए पाकिस्तान ने कराची में चीन के नागरिकों के रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट और दूसरी दुकानें बंद ही कर दी। जापान के अखबार निके एशिया ने खबर छापी कि कराची पुलिस इस महीने चीन के नागरिकों से जुड़े कई कारोबार बंद करवा चुकी है। उसका कहना है कि चीन के नागरिक अपनी दुकानों में CCTV कैमरे, सिक्योरिटी अलार्म और बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने जैसे सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं मान रहे। इस वजह से उन्हें बंद किया जा रहा है। हालांकि नियमों के पालन के बाद उन्हें फिर खोलने की इजाजत दी जा रही है। इस बीच पाकिस्तान के कराची में इफ्तार के वक्त दिन दहाड़े लूट का एक वीडियो सामने आया। बदमाशों ने बंदूक का डर दिखाकर इस वारदात को अंजाम दिया और कई दुकानदारों से पैसे लूटकर फरार हो गए। सामने आए वीडियो में दिखा कि बंदूक लिए एक बदमाश दुकान में आकर कुर्सी पर बैठ गया। इसके बाद उसका साथी वहां मौजूद एक एक दुकानदार की तलाशी लेने लगा। उन्होंने डर के मारे उन बदमाशों का विरोध नहीं किया और चुपचाप अपनी जेब से पैसे निकालकर उन्हें दे दिए। इस दौरान कुर्सी पर बैठे बदमाश ने उन पर लगातार नजर बनाए रखी। वहीं दुकानदारों ने इफ्तार जारी रखा जैसे वहां सब कुछ सामान्य हो। हालांकि जैसे ही बदमाश वहां से भागे, वो लोग उठकर अपनी अपनी दुकानों में चले गए। इधर दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में दम घुटने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कमरे में मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती जलाने से गद्दों में आग लग गई, जिससे पूरे कमरे में धुआं भर गया और वहां सो रहे लोगों का दम घुटने लगा। मॉर्टिन से बेड पे शायद आग पकड़ लिया। इस घटना की चपेट में 9 लोग आ गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोप के देश ऑस्ट्रिया की संसद को संबोधित किया तो वहां की एक विपक्षी पार्टी ने वॉकआउट ही कर दिया। यूक्रेन की जंग में ऑस्ट्रिया तटस्थ है, वो न तो रूस के साथ है और न ही यूक्रेन के। ऐसे में जब ज़ेलेंस्की ने कीव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑस्ट्रिया की संसद को भाषण देना शुरू किया तो विपक्ष की फ्रीडम पार्टी के सांसद सदन से चलते बने। ऑस्ट्रिया न तो यूक्रेन का पड़ोसी है और न ही वो नेटो का सदस्य है। इस जंग में वो किसी पाले में नहीं है। उसने यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए हथियार भी नहीं दिए। इसलिए विपक्ष के सांसदों ने आरोप लगाया कि ज़ेलेंस्की का उनकी संसद को संबोधित करना ऑस्ट्रिया की तटस्थता के खिलाफ है। हालांकि जिस फ्रीडम पार्टी के सांसदों ने वॉकआउट किया वो खुद रूस की समर्थक है। इधर जम्मू कश्मीर के सामा में पुलिस ने तस्करों के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी पंजाब से हेरोइन लेकर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बेचते थे, जिन्हें जम्मू कश्मीर की पुलिस ने धर दबोचा। साथ ही उनके पास से करीब 17 लाख रुपए कैश और भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उन दोनों से पूछताछ शुरू कर दी।
उधर पंजाब के अमृतसर और तरन तारण में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी सीमा के करीब हेरोइन के कुल 4 पैकेट बरामद किए, जिनमें 2 किलो 700 ग्राम हेरोइन थी, जिसे पाकिस्तानी स्मगलरों की ओर से ड्रोन से गिराए जाने की आशंका है। बताया गया कि अमृतसर में 3 पैकेट मिले, उनमें 1 किलो 700 ग्राम हेरोइन थी, जिसके साथ पाकिस्तानी करेंसी के 10 रुपए का नोट भी था। इसके अलावा तरन तारण में भी बिल्कुल सीमा पर लगी तारों के करीब हेरोइन का एक पैकेट मिला, जिसमें 1 किलो हेरोइन थी। इस बीच रूस ने अपने दोस्त बेलारूस को ही खरी खरी सुना दी और सीज फायर के उसके प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया, जबकि पुतिन के करीबी बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने युद्ध रोककर रूस और यूक्रेन को बातचीत की सलाह दी थी। लेकिन रूस ने लुकाशेंको से साफ कह दिया कि वो उनकी इस तरह की कोई सलाह नहीं मानेगा। रूस के मुताबिक जंग में इतना आगे बढ़ने के बाद पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। उसने दावा किया कि जब तक वो यूक्रेन में अपने तय किए गए टारगेट को पा नहीं लेता, जंग जारी रहेगी। इसके साथ ही रूस ने सीज फायर के लिए रखी गई अपनी शर्तों को भी दोहराया। रूस के मुताबिक अगर यूक्रेन ऐसा चाहता है तो उसे पहले रूस के कब्जे वाले हिस्सों को भूलना होगा। इसके साथ ही उसे जापोरिजिया, डोनेस्क, लुहांस्क और खरसोन को भी रूस का हिस्सा मानना होगा, क्योंकि यही वो 4 इलाके हैं जहां रूस ने पिछले साल जनमत संग्रह करवाया था और वो इन्हें अपना हिस्सा बताता है। रूस के मुताबिक यूक्रेन जब तक उसकी शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं होगा, वो सीज फायर नहीं करेगा, बल्कि जंग जीतने के लिए और भी तेज हमले बोलेगा। हालांकि रूस ने यह जरूर माना कि वो लुकाशेंको के सीज फायर के प्रस्ताव पर विचार करेगा और इसके लिए अगले हफ्ते पुतिन खुद इस मसले पर अपने अधिकारियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। हालांकि लगता नहीं है कि अगर रूस ने इस दिशा में कोई कदम बढ़ाया भी तो जंग थम जाएगी, क्योंकि यूक्रेन ने भी सीज फायर के लिए शर्त रखी है। उसकी शर्त है कि जब तक रूस का एक एक सैनिक यूक्रेन की जमीन छोड़कर नहीं जाता, सीज फायर संभव नहीं है। उधर रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच चीन और रूस की नजदीकी तेजी से बढ़ने लगी। अब चीन ने ऐलान किया कि जल्द ही रूस की सेना के साथ सैन्य अभ्यास किया जाएगा, जिसके बाद पश्चिमी देशों को रूस यूक्रेन युद्ध के और भीषण होने की आशंका है, क्योंकि सैन्य मोर्चे पर चीन के समर्थन से रूस का हौसला और बढ़ सकता है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान कर दिया कि चीन अब रूस की सेना के साथ कई मोर्चों पर काम करना चाहता है, जिससे दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास बढ़ सके। इससे पहले चीन ने आर्थिक तौर पर रूस की मदद की। यूक्रेन युद्ध के बाद से इन दोनों ही देशों के बीच कारोबार के ग्राफ में बड़ा उछाल आया है, जिसमें रूस ने भारत के अलावा चीन को बड़ी मात्रा में तेल बेचकर अपने घाटे की भरपाई की कोशिश की और अब सैन्य मोर्चे पर भी उसे चीन का समर्थन मिलने लगा है। इसमें चीन की मंशा यह है कि पुतिन को अपने पाले में लाकर वो दुनिया में अमेरिकी बादशाहत को चुनौती दे और एक नया शक्ति संतुलन बनाए। इधर पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में टीएमसी के 2 गुटों में जमकर गोलीबारी हुई। बताया गया कि पंचायत चुनाव के मुद्दे पर टीएमसी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई थी। तभी 2 गुटों के बीच फायरिंग शुरू हो गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस घटना में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई। उधर अमेरिका के मिनेसोटा में केमिकल से भरी एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक ट्रेन के डिब्बों में एथेनॉल भरा हुआ था। तभी मालगाड़ी के करीब 22 डिब्बे पटरी से उतर गए और उनमें मौजूद एथेनॉल का रिसाव शुरू हो गया, जिसकी वजह से मालगाड़ी के डिब्बों में आग लग गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की कई टीमें वहां पहुंच गईं, जिसके बाद आसपास के इलाके को खाली कराया गया। इधर 2008 में जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों की रिहाई पर सचिन पायलट ने गहलोत सरकार को घेरा। जयपुर में 13 मई 2008 को 8 सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिनमें 73 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले के 13 आरोपियों में 4 जेल में बंद थे, जिन्हें 15 साल बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया। जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट के 4 आरोपियों की रिहाई का फैसला आते ही राजस्थान में सियासी बवंडर आ गया। बीजेपी ने तो गहलोत सरकार पर कमजोर पैरवी का आरोप लगाया ही, सचिन पायलट ने भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने बेझिझक होकर बयान दिया कि सरकार को इस मामले में लापरवाही करने वालों की जवाबदही तय करनी चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें आरोपी मिलते नहीं है, जब मिल जाते हैं, लोअर कोर्ट से सजा हो जाती है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जाएं। खबर है कि राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ गहलोत सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, लेकिन इससे पहले सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार को घेरकर गहलोत की मुसीबत बढ़ा दी।